ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने। आपका ताल्लुक PMLN से है, MNA है आप सर। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। जी सर। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सर फिलहाल अवाम बदहाल है, हुक्मरान खुशहाल नजर आ रहे हैं, काबीना में भी दिन ब दिन हमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं, जबकि हमारी क्रॉप्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकूमत के पास इस वक्त क्या हिकमत अमली है मईशत को काबू करने के लिए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड आई है और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। सैलाब से बहुत बड़ा सैलाब का नुकसान हुआ है और एक तिहाई पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। मैं खुद उन इलाकों में गया हूँ और मैंने आवाम की कस्मों पुरसी देखी है, जो रोड्स पे खैमों में अपना घर बनाए हुए घर बार छोड़ के आए। और इन हालात में देखिए सब की कोशिश होना चाहिए, जब तक सारे मिल के मुल्क के इन दिनों में जब बुहरान का आलम है, सारे मिलजुल के कोई बैठेंगे, क्योंकि सबका मुल्क के सब नुकसान हो रहा है। और बजाय कि इन दिनों 10-15 करोड़ रुपए जलसों पे खर्च करने के, वो तमाम जो फंड हैं वो सैलाब के जो लोग जो आपतज़दा इलाके हैं और जो सैलाब के जी मैं शेख साहब, मैं आपकी तरफ अभी आती हूँ। नीलम साहिबा के से हम कंटिन्यू करेंगे। नीलम साहिबा, अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे तोशाखाना केस के हवाले से, इसके अलावा इन्होंने अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से बात की है। राना सनाउल्लाह साहब ने नमल यूनिवर्सिटी और फिर यहाँ पे शौकत खानम अस्पताल का भी नाम लिया और कहती जी हर जगह ही कहीं ना कहीं करप्शन हमें सामने आ रही है। एक तरफ आपकी पार्टी मुस्तकिल ही कहती है जी ये लोग चोर हैं, ये डाकू हैं, दूसरी तरफ वो जो है मुख्तलिफ केसेस निकाल रहे हैं अभी खान साहब के खिलाफ। तो आप क्या समझती हैं, कहाँ तक इसमें सदाकत है और इन केसेस का क्या होना है? जो तोशाखाना केस आगे आ रहा है, फिर इमरान खान साहब का भी एक और केस भी है। तो आपको नहीं लगता कि खान साहब एक बहुत मुसीबत में है इस वक्त और कभी भी किसी भी फेस एक केस से निकलेंगे तो दूसरे केस की तरफ जा सकते हैं? भले 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 100 केस बना दिए। अभी उन्होंने टेररिज्म का केस बनाया, वो खत्म हो गया। तो तोशाखाना तो एक चीज बराबर भी कोई चीज नहीं है। और शौकत खाना के लिए बोलते हैं तो मुझे बताएं, इन्होंने आज तक क्या किया? इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं जो घड़ी घड़ी बाहर चले जाते हैं अपने इलाज कराने के लिए। बाहर से लोग आते हैं शौकत खाना में इलाज कराने के लिए, मुफ्त में इलाज होता है वहाँ पे। कभी आप मुझे बताएं पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जिनको डिग्री मिलती हो वो चीज की। पाकिस्तान में रह के इमरान खान ने हर कोने को जन्नत बनाने की कोशिश की और ये हर कभी नहुसत डाल रहे हैं। अभी जरा जरा सी बात पे से उनकी गलतियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है ही नहीं। सादिक और अमीन है, आपने कहा क्या सदाकत है? तो जब वो डिक्लेयर सादिक और अमीन है तो इसमें सदाकत ही सदाकत है। अमानत में कभी खयानत करने वाले ये शख्स नहीं है। ये एक बार लंदन से फंड रेजिंग करके आए, सूटकेस में उनके पास पैसे थे और ये बहुत सालों पहले की बात है। तो एयरपोर्ट पे पोर्टर पे को देना था, टिप देना था, तो आलिफ फरीदी साहब को बोला इमरान खान ने कि जी डॉक्टर आलिफ को, हमारे प्रेसिडेंट साहब तब तो नहीं थे, अब तो माशाल्लाह से अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। तो इमरान खान ने बोला, तो उन्होंने छेड़ा कि आपके पास इसमें से, कहते नहीं इसमें से दे दें, बैग में से दे दें। उन्होंने कहा ये अमानत है, अवाम की अमानत है, गरीब अवाम की अमानत है। वो उन्होंने घर के अपना लाइफ स्टाइल देखें क्या रखा हुआ है, वो कैसे नहीं रह सकते। पीएम बन के भी वो देखें क्या कैसे रह रहे थे, अभी भी देख लें। उनका अपने ओन से वो जो क्रिएशन करते हैं अपने पैसों की, वो अपने पे वो खर्च करते हैं। पार्टी के लोग पैसे इकट्ठा करते हुए देते हैं, वो पार्टी पे खर्च होता है। कोई 1 रुपया भी कोई बता दे इमरान खान ने अपनी जात पे, अपने किसी घड़ियों पे या अपनी गाड़ियों पे लगाया हो जैसे ये लोग करते हैं। नवाज की तो घड़ी वो पहनता है जिसमें चांद का टुकड़ा लगा हुआ है। तो सोचें जरा, ये इनका तो इनकी ख्वाहिशात की कोई अंधे नकरी मचाई हुई है, कोई लिमिट नहीं है ख्वाहिशात की। इतना पैसा बना लिया, 5,000 रुपये आदमी ने टैक्स दिया स्क्रूटनिंग पे, और जी मेरे बच्चे मेरा खर्चा उठा रहे हैं। तो और बच्चे मतलब ये सारे इल्जाम झूठ हैं, कुछ नहीं लिया गया तोशाखाना से।
ये मतलब सारे इल्जामात गलत हैं, कुछ नहीं लिया गया तोशा खाना से, कुछ बेचा नहीं गया। एक केस खोलें, दूसरा केस खोलें, वो खत्म होगा, तीसरा खोलें, खत्म होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इमरान खान कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुद, मैं कल जा रही हूँ इस्लामाबाद, खुद मैं डेट पे जा रही हूँ। अगर इमरान खान को कुछ हुआ, खुदा ना खासा कुछ किया, तो आपके सामने देख लें, इंकलाब आएगा, फिर इंकलाब आएगा। ये ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से कोई बात जो है वो अभी एक बात कैसर अहमद शेख साहब कर रहे थे। कैसर अहमद शेख साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, सुन सकता हूँ। सर, आपने इस वक्त बात की कि मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, हम जलसों पे 10 से 15 करोड़ लगा देते हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने 24 सितंबर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज करने का भी ऐलान किया है। दूसरी तरफ हम वफाक को भी देख रहे हैं कि एक बड़ा बजट इस वक्त इस्लामाबाद में लगाया जा रहा है सिर्फ सिक्योरिटी बेसिस पे, कि अगर खान साहब के लोग वहां पे आते हैं तो क्या करना चाहिए। तो सर, दोनों तरफ से ही तो मसाइल हैं। आप क्या समझते हैं, किस तरह से ये मसले हल होंगे? जी, इमरान खान साहब को चाहिए ना कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, KPK में उनकी हुकूमत है। खुद उन्होंने कौमी असम्बली में, उनको बहुत बड़ी तादाद थी, उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। अब इन सूबों में इनकी हुकूमत है, बहुत बड़ा इलाका है, इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ बेहतर करके परफॉर्म करें, रिजल्ट दिखाएं, लोगों की सहूलतें पैदा करें। ये तो चढ़ावे कर रहे हैं, कहते हैं हम जी चढ़ाई कर देंगे, हम मुल्क बंद कर देंगे। हम इन सैलाब के दिनों में, जबकि एक इंतहाई बड़ी आफत आई हुई है पाकिस्तान पे, जो तारीख में अननोन है। देखिए, बाहर के सारे ममालिक, आज सदर बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है। ये वहाँ पे यानी, और अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि मैं खुद देख के आया हूँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तबाही। इन हालात में हमारे अपने लीडर, जो कौमी लीडर हैं, वो जलसे कर रहे हैं 10-10, 15-15 करोड़ के, और वो बजाय कि अपनी एफर्ट सारे हम मिल के हम उन आवाम की तकलीफ को दूर करने के लिए कहें, हम कहते हैं ये इलेक्शन करा दें। इन दिनों में बताइए, किसी मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं इन हालात में, जब लोग अपना घर बार छोड़ के खैमों में, मैंने खुद देखा है, मैं उन इलाकों में गया हूँ और मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ लोग ही लोग हैं, और खैमों अपना घर बार छोड़ के सिर्फ कुछ डंगर अपना कोई है तो साथ लाए हैं, उनके पास ना खाने का है ना रहने का है। तो इन हालात में इमरान खान को अपने सिर्फ इक़्तिदार की पड़ी हुई है। उनके पास तो बहुत बड़ा इक़्तिदार है पंजाब और KPK में, तो वहां से वो रिजल्ट तो कोई दे ना। और फिर मुझे ये बताइए कि ये वक्त है कि आप जलसे करें, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए लगाए वहां पे, और आप कहते हैं जी बहुत ईमानदार हैं। बिल्कुल होंगे खान साहब, हम अगर ईमानदार है तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो तोशा खाना में जो खुद उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 50% पे लेके, अगर इस तरह 50% में कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट लेता रहे बाहर के तोहफे, तो फिर तो दुनिया, यहाँ अरबों रुपए के हमारे जो लीडर्स हैं या जो हुकूमत के सरबराह है, उनको तोहफे दे देंगे, वो 50% भी उनको करोड़ों रुपए का नफा हो जाएगा और फायदा हो जाएगा, वो बाजार में बेच देंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है। और फिर ईमानदारी की अपनी जगह पे सादिक और अमीन फिर भी है। यानी मैं तो समझता हूँ, देखिए मैं अभी चेयरमैन इलेक्ट हुआ हूँ ये कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी का। मैंने कहा है कि मैं ना गाड़ी लूंगा, ना उसका पेट्रोल लूंगा, ना ड्राइवर लूंगा। मैंने अपनी ये दी है। ये इन्होंने छोड़ा है कभी कोई अपनी तनख्वाह छोड़ दी हो, कभी कोई, ये तो हेलीकॉप्टर पे वो कहते हैं जी, और रोज उसका खर्चा देख लीजिए, रोज जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस आते थे, तो वो आप अंदाजा कर लीजिए। तो सिर्फ हम मिसालें, देखिए हम सबको मिलके, मैं ये नहीं कह रहा, हर एक को, हमें भी और उन्हें भी, इस वक्त मुल्क में जो तबाही है, हम सबको मिलके इसका हल निकालना है। बाहर से हमने सबको समझाना है, क्योंकि अगर हम आपस में इख्तलाफ करते रहेंगे और एक दूसरे को चोर डाकू कहेंगे, तो लोग किस तरह पाकिस्तान की मदद को आएंगे। लेकिन सर, आपकी बातें बहुत पॉजिटिव है सर, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात आ रहे हैं, उसमें तो किसी सूरत इस तरह से नहीं लग रहा कि कोई एक फजा कायम हो रही हो जी, आपस में बैठ के बात कर लें। वो तो कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, किसी से भी हम बात ही नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं तैयार है? हम तो जब अपोजिशन में थे उस वक्त हम चार्टर ऑफ इकॉनमी की बार बार बात कर, मैं आज कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो मुआशी मसाइल है ना, सबसे बड़े मुआशी मसाइल है, उसका सबसे बेहतरीन फोरम जो है वो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है। इसमें 50% मेंबर इनके हैं। मैं आज इनवाइट करता हूँ, इनसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आए वहां बैठ के हम मसाइल का हल निकालें। आप तशरीफ लाएं, जो आप कहेंगे
उनकी बात अगर आपकी जायज और सही होगी उस पर अमल करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तो सारे फोरम छोड़ दिए आपने, कौमी असेंबली आपने छोड़ दी। यहाँ पे नेशनल असेंबली के मैं कह रहा हूँ फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में आ जाए, यहाँ पे ये मुश्किलात हल होने का फोरम है। आप सारे फोरम को छोड़ देंगे, किसी जगह आप जाने को तैयार नहीं। हम तो इनवाइट कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं। अगर देखिए राना सनाउल्लाह ने जो कुछ कहा है ना, वो इनके बार बार के बयानात के बाद उन्होंने ये जिक्र किया है। हालांकि कभी भी हमने देखिए कानूनी तौर पे उनका अगर जो राइट है, अगर वो एहतजाज कोई करना है, कोई किसी किस्म का जलसे करते रहे, अभी जलसे करते रहे, किसी ने उनको रोका, तो अब वो कहे नहीं जी हम बंद कर देंगे मुल्क को, हम इकानमी को तबाह कर देंगे, हमारे फौरन इलेक्शन कराओ। ये कौन सा कानूनी बात है कि अब अगर फर्ज कीजिए कभी इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन के बाद कोई पार्टी जो 40% सीटें लेके हार जाती है, तो एक हफ्ते बाद वो कहे हम रिजाइन कर देते हैं, तो दोबारा इलेक्शन कराओ। ये कौन सा तरीका है और इस तरह क्या मुल्क चलते हैं? खुद आपने 9 सीटों पे इलेक्शन कंटेस्ट करना है, इलेक्शन जीत जाए अगर आप तो फौरन आपने रिजाइन कर देना है। ये क्या आप चाह रहे हैं? मुल्क को क्यों मजाक बना रहे हैं? सर वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसलिए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे काम नहीं करने आई है, वो नैब केसेस को ख़त्म करने आई है, नैब तरामीम बिल में तरामीम करके अपने केसेस को ख़त्म करवा रही है, अहम तकर्रियाँ भी उनके हाथ में हैं। तो ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि महंगाई की सतह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप बिजनेस को ज़्यादा जानते हैं जी। अगर तो इनका फिर असेंबली में आके ये बातें करनी चाहिए ना। वो अगर अमेंडमेंट हो रही है तो कानूनी तौर पे हो रही है ना। क्या इन्होंने अपने कवानीन में अमेंडमेंट नहीं किए? क्या जमहूरियत में इसके अलावा भी कुछ तरीका है? देखिए वो तो ये इल्जाम हम हर एक को पकड़ के नैब के पास ये था कि वो जिसको चाहे बगैर इल्जाम के साबित हुए या बगैर कोई ऐसे सबूत पेश किए हुए पकड़ के रख लें, 10-10 महीने 11-11 महीने जेल में डाल। ये कौन सा तरीकाकार था? ठीक है ना। कोई आज कोर्ट में वो चीजें तो ठहर नहीं। उस वक्त भी कोर्ट्स ने ये कहा जब ये लोगों को नैब में ये कैद कर रहे थे, उस वक्त भी तमाम कोर्ट्स ने कहा कि कौन से आप तो किसी किस्म का कोई कानूनी चीज को अडायर ही नहीं कर रहे, ना कोई जस्टिफाइड आप ये लोगों को इस तरह डिटेन कर रहे हैं। तो मेरे बताइए ना, अगर हमने इस नैब की वजह से अगर ये कानून नैब के रहे तो आप सोच सकते हैं कि कोई बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा या इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको ये सब नैब से गुजर रहा है। सबूत भी नहीं है, आप सबूत के बगैर आप किसी को अंदर कर देंगे बगैर जवाब के। तो ये तो कानून लेकिन सर नैब तरामीम तो हुई है ना, केसेस तो खत्म करवाए गए हैं ना, इस हकीकत से तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने किया है, अगर फर्ज कीजिए तो फिर हकीकत किसको आप बताइए कौन सा तरीकाकार है? अगर असेंबली ने कोई अमेंडमेंट की है तो क्या असेंबली का फोरम अमेंडमेंट के लिए नहीं है? अगर कोर्ट्स ने उनको सहूलतें दी हैं, किसी को समझा है कि ये गैर कानूनी है, आज जो केस हुआ एहसन इकबाल साहब का, उनको रहा किया, तो आप बताइए जो उनका इतना अरसा उनको कैद में रखा गया वो क्या जायज था? आज तो साबित तो आप कर नहीं सकते, आज एक पॉइंट भी तो आपने दिया नहीं कोर्ट में। तो कोई जो प्रोसिक्यूशन है उनके पास तो कोई सबूत होता नहीं। अच्छा सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नीलम साहिबा का एक छोटा सा एक पॉइंट लेना चाहूंगी उनकी बात, क्योंकि इस वक्त बात आई है। नीलम साहिबा, यहाँ पे बहुत एक रेलेवेंट बात है जो अभी कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं कि एहतसाब करने में आप नाकाम रहे हैं, कोई एक चीज आप लोगों की तरफ से साबित नहीं हुई। 3 साल 7 महीने तो आपकी गवर्नमेंट रही थी, मैडम क्यों ये झोल रहा है? अभी शेख साहब ने अच्छी बात की कि राना सनाउल्लाह को नहीं ऐसे करना चाहिए, आए मिल बैठ के सब मिल बैठ के करें। तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट पर्सन ऑफ नून लीग अच्छी बात कर रहा है, वरना नून लीग वाले तो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। इन्होंने अच्छी बात की है और इमरान खान खुद चाहते हैं कि हम बैठ के मसले हल करें। उनको कोई शौक नहीं है जैसे जुलूस करने का। अगर जैसे जुलूस कर रहे हैं तो वो अवाम की खातिर कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, और वो पीटीआई के फंड से कर रहे हैं, गवर्नमेंट के फंड से नहीं कर रहे। गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं हो रहा, हम लोग अपने खुद मिल बांट के कर रहे हैं हम सब। तो इनको इस पर कोई एतराज नहीं देना चाहिए। अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए एक आदमी निकला है तो उसका साथ देने वाले भी पाकिस्तान की फेवर में होंगे। अब मुझे आप बताएं कि ये छोटी छोटी बातें तोशाखाना से 50% ऑफ करके तो उन्होंने क्या लिया, मुझे बताएं।
वो लंदन में गए, उन्होंने अपनी बीवी को भेज दिया, उन्होंने रोड बनवाए। अभी उनकी बीवी माशाल्लाह से मूवी बना रही है, उसकी ऑप्शन होने वाली है, उसको सारा पैसा वो सलाब ज़दागान को देगी। मुझे बताएं, इससे अच्छा खानदान पाकिस्तान को किसी भी जन्म में नहीं मिल सकता। इससे अच्छा खानदान, बीवी भी उनकी इतनी अच्छी वहाँ बैठ के इतना अच्छा काम कर रही है। मैडम, हर पार्टी के जो लोग होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं, अपनी पार्टी से और उसके रहनुमा से अकीदत बिल्कुल होती है। बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह होगी। मैं कैसर अहमद शेख साहब से कहूंगी, कैसर अहमद शेख साहब, आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी कि क्या समझते हैं मसाइल पे मईशत के लिहाज से क्या किस तरह से काबू किया जा सकता है, क्योंकि आपकी बिजनेस पे भी गहरी नजर है, फाइनेंस भी आप जानते हैं, कैसे मसाइल हल होते हुए देख रहे हैं, किस तरह से क्या प्लानिंग्स है गवर्नमेंट की तरफ से? जी मैडम, मैं समझता हूँ कि तमाम जो भी किसी से पूछा गया है, सब ने यही हल बताया है कि सबसे बेहतर तरीका है कि हम बाहर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करें। अगर हम कर्जे ले, देखिए हमें इस वक्त डॉलर की कमी का सामना है, अगर हम और कर्जे लेते रहेंगे तो हमारे ऊपर और बोझ पड़ता रहेगा इंटरेस्ट का, और हमारे जो सर्विस उसको करना है कर्जों को, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब दुनिया के सब ममालिक ने जो तरक्की की है ना, चाहे वो आप कोरिया देख लें, ताइवान देख लें, रिसेंटली वियतनाम देख लें, थाईलैंड देख लें, बांग्लादेश और इंडिया, इन तमाम ने ऐसा माहौल अपने मुल्क में पैदा किया है कि बाहर का इन्वेस्टर पैसा लेके यहाँ आता है, वो बगैर इंटरेस्ट के होता है, बगैर उसमें सूद नहीं पे करना पड़ता, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी मिलती है और हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। हम आपस में झगड़ा कर करके जो हमने सियासी कशीदगी कर ली है, उससे बाहर का पैसा तो यहाँ आता नहीं। फिर हमने नैब को इतना ज्यादा एक्टिव कर दिया कि लोगों को डरा दिया। तो पैसा, जब कोविड हमारे यहाँ बहुत कम था इंडिया के मुकाबले में, पिछले साल इंडिया में $44 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और हमारे यहाँ सिर्फ $1.5 की आई, जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो मुझे बताइए कि क्या वजह है? हालांकि कोविड नहीं था, लोग क्यों आपसे डरे हुए हैं? अगर आपने लोगों को डराना ही है, यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट ही नहीं होना, तो हमारे पास अपने तो डॉलर है नहीं। अगर फ्री में डॉलर इंडिया में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाहर का इन्वेस्टर्स कि उनको इजाजत दी जाए ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करने की, हम उनको भगा रहे हैं। तो जब तक, अब ये एक ही तरीका, आपने पूछा ना क्या तरीका है, कोई और तरीका शॉर्ट रन में है ही नहीं। बाकी तो एक लंबे तरीके, मतलब अगर हम अपनी रेमिटेंस बढ़ानी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर हमने अपना जो मुल्क में जो हमारी कमी है डॉलर की, उसको तो तभी हो सकता है ना, जितना भी आप डॉलर का रेट बढ़ा लेंगे, फौरी तौर पे आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपके पास जो फैक्ट्री नहीं है, आपके पास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ही नहीं बनते। तो सबसे बेहतर तरीका था कि आप अपने मुल्क को बताएं कि हमारे मुल्क में ये अट्रैक्शन है, हमारे मुल्क में आए बाहर के लोग और इन्वेस्ट करें, और उससे रोजगार लोगों को मिले और टेक्नोलॉजी आए। तो ये हम कर नहीं रहे। झगड़ा जितना बढ़ेगा, जो भी, चाहे हम हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, दोनों को बैठना पड़ेगा मुल्क के मफाद में, और चार्टर ऑफ इकॉनमी करनी पड़ेगी। हम तो पहले दिन से ही इनसे कह रहे हैं। लेकिन मैं एज ए चेयरमैन फाइनेंस कमेटी इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आइए मुल्क के मफाद में बैठ जाइए। अगर कोई अच्छा एजेंडा होगा वो भी आप बना लीजिए। मुल्क के मफाद का कोई एजेंडा है ना, मैं आपको कहता हूं कि आप बता दीजिए कि क्या डिस्कस आप करना चाहते हैं। अगर मुल्क में मफाद में होगा तो मैं उसको इजाजत दे दूंगा, और आए वहां पे थ्रेडबेयर डिस्कस करें। यही फोरम है जहाँ पे हम सब पार्टियों के नुमाइंदे वहां मौजूद है, आके बैठते हैं, सारे ऑफिसर्स वहां होंगे, वहां पे मीडिया के लोग होते हैं सारे, वो देखेंगे कि कौन किस तरह की बात कर रहा है। हम सिर्फ एक दूसरे पे दुश्मन तराजी, लड़ना झगड़ना, उससे कब निकलेंगे? इस तरह तो जाती, हर किसी को अपनी जाती इक़्तिदार है वो नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नीलम इरशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। बहुत पॉजिटिव बात हमारे लीडरान की तरफ से इस वक्त की गई। दोनों हमारे मेहमान जो इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद थे, मिलकर बैठ के बात करने की ज़रूरत है। मनसूबाबंदी के ज़रिए ही मसाइल को हल किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान में मीशत के मसाइल को हल करना है, अगर पाकिस्तान की तरक्की की बात करनी है, तो तमाम सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर बैठने की बात करनी होगी, और एक लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी के ज़रिए से
से इन मसाइल को हल करना होगा। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ ना हुकूमतें लॉन्ग टर्म रहती हैं, ना मनसूबाबंदी जो है वो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के मनसूबाबंदी को आगे लेके चलती है। वही दुआ जो हमेशा करती हूँ और आज भी करूंगी कि अल्लाह कि हमारे मुल्क में हमारे सरों पे उन हुक्मरानों को लाना कि जो इस मुल्क से मुफलिस हों। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।